Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल, एज यू नो हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि इसमें हमने 35 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 36 चैप्टर चल रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 36 का सेकेंड पार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटी की जो ये सीरीज़ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम पॉलिटी के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, ताकि आप सबको आइडिया लग सके जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनका ट्रेंड किस प्रकार का होता है और किस पेपर में किस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और ये इस सीरीज़ में हमारा चैप्टर नंबर 36 है, जिसका सेकंड पार्ट हम आज कवर करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे संविधान संशोधनों के बारे में। यहाँ पर आप इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत के संविधान में अब तक जिस समय से भारत का संविधान बना था और तब से लेकर अब तक भारत के संविधान के अंदर कितने संशोधन किए जा चुके हैं और जो संशोधन किए जाते हैं उनकी प्रक्रिया कैसी होती है, किस प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 31। इस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? ऑप्शन ए 57वें संशोधन, जो कि 1987 में हुआ था। ऑप्शन बी 58वां संशोधन 1987। ऑप्शन सी 59वां संवैधानिक संशोधन 1988 और ऑप्शन डी 60वां संवैधानिक संशोधन 1988। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 58वां संशोधन 1978 के द्वारा प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का जो भाग 22 है, उसके शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये शब्द जोड़ा गया तथा आर्टिकल 394 क्लोज ए को अंतस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों के सहित हिंदी में अनुवाद प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया था। आर्टिकल 394 क्लोज ए के अंदर ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के अंदर संविधान का जो मूल पाठ है वह और अब तक उसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट किए जा चुके हैं उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा जो आपकी वोटिंग की एज थी उसे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन और ऑप्शन डी 24वां संशोधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो 61वां संशोधन है, जो कि 1988 में किया गया था, उसके द्वारा जो वोटिंग एज थी, वोट डालने की जो एज थी, उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था और जो वोटिंग का अधिकार था, मताधिकार, उसकी आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभाव में हुआ था। तो जो ये एक्ट है यह 1988 में लाया गया था, लेकिन यह प्रभाव में कब हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था? 1989 में, 1 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके द्वारा वोटिंग की जो एज थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 62वां, ऑप्शन सी 63वां और ऑप्शन डी 64वां। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 61वां संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वोटिंग की एज थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था और ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये 1988 में किया गया था और ये प्रभाव में आया था 1989 से।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा दिल्ली को NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। ये आपका N है, नेशनल। ऑप्शन ए 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 71 और ऑप्शन डी 79। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देख। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 की जो कि 1 फरवरी 1992 से प्रभाव में आया था के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए जो दिल्ली है वह यूनियन टेरिटरी भी बना रहेगा और उसके साथ उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बनाया गया था। इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी किया गया था। जो आपको आपकी दिल्ली ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। इसके साथ ही जो दिल्ली पहले से ही एक यूनियन टेरिटरी है उसे वैसा ही कायम रखने के लिए दिल्ली की खुद की एक विधानसभा भी बनाई गई थी और उनके लिए एक जवाबदेही उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी में चेंज कर दिया गया था। ऑप्शन ए 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 73 और ऑप्शन बी 74। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसे यूनियन टेरिटरी भी रखा गया था और उसके साथ में उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बनाया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी बना दिया गया था। और ये जो आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है यह 1988 में लाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का जो 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वह किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए केंद्र राज्यों के संबंधों से, ऑप्शन बी 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट से और ऑप्शन डी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के आरक्षण रिजर्वेशन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वह लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो SC और ST होते हैं, SC और ST की जो कैटेगरी होती है उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1999 में हुआ था उसके द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा फिर से 10 सालों के लिए बढ़ाया गया था। फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में हुआ था, इसके द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को दोबारा से 10 सालों के लिए बढ़ाया गया था। संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक 25 जनवरी 2030 तक इन्हें बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चेंज लाया गया था और इसमें बोला था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं इनके मनोनयन यानी कि जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस व्यवस्था को अब निष्प्रभावी कर दिया गया था, इसे अब हटा दिया गया था। जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था वो प्रोविज़न अब रिमूव कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 में जो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो सीटों का आरक्षण है ये प्रावधान किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था? ऑप्शन ए 76 में, ऑप्शन बी 77 में, ऑप्शन डी 78 में और ऑप्शन डी
79th में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों में रिजर्वेशन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान का 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए रिजर्वेशन से। ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने से। ऑप्शन सी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% सीट को रिजर्व करने से। और ऑप्शन डी हाल ही में जो गठित राज्य हुए हैं उन्हें संसदीय स्थानों में आवंटन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वह 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान का 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 में हुआ था, इससे 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 21 क्लोज ए को अंत स्थापित किया गया था तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 45 को प्रतिस्थापित किया गया था और मूल कर्तव्यों के अंदर एक नया खंड आर्टिकल 51 क्लोज 1 टी जोड़ा गया था। यह संशोधन 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के रूप में अधिनियमित हुआ है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की बात है कि जो 2001 के अंदर 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये एक्ट नहीं है, ये बिल है। जो बिल है वह 2001 के अंदर लाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए प्रावधान किए गए थे। और ये जो बिल है ये एक्ट बना था 2002 के अंदर, जिसे संशोधन विधेयक 86 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो जो बिल नंबर है वो 93rd था, लेकिन जो ये एक्ट बना वो 86 है। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, 86 संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस वर्ष से लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2002 से, ऑप्शन बी 2004 से, ऑप्शन सी 2008 से और ऑप्शन डी 2010 से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राइट टू एजुकेशन 2010 से लागू हुआ था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षा का अधिकार है वह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे थे सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान लाया गया था। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। फिर इसे इसी दिन यानी कि 12 दिसंबर 2002 को ही केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया। लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद के द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियमित के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 क्लोज ए जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 88 और ऑप्शन डी 89। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल, एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था, जो कि राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 क्लोज ए के अंडर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के द्वारा 2 अलग अलग निकायों के अंदर बांटा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी
89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी 93rd अमेंडमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एससी और एसटी के लिए जो संयुक्त राष्ट्रीय आयोग था उसे 2 अलग अलग निकायों के अंदर बांट दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो संयुक्त राष्ट्रीय आयोग था उसे 2 अलग अलग निकायों के बीच में बांट दिया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 2 अलग अलग निकाय बनाए गए थे संयुक्त राष्ट्रीय आयोग का विभाजन करके। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उनका आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का और उस राज्य की जो विधानसभा है उसके कुल सदस्य संख्याओं का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान लाया गया था कि जो केंद्र और मंत्रिपरिषद का आकार होता है वह लोकसभा की कुल सदस्य और राज्यसभा की जो विधानसभा होती है उनकी कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 93rd, ऑप्शन सी 95 और ऑप्शन डी 97th। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान लाया गया था कि केंद्र में और राज्य की जो केंद्र की मंत्रिपरिषद और जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वह केंद्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और जो राज्य की विधानसभा होती है उसकी मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर था कि वह कितने मेंबर मंत्रिपरिषद में बनाते हैं। किंतु फिर 2003 में अधिनियमित एक 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। इसके द्वारा संविधान के आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है वह लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो इनकी मिनिमम संख्या बताई गई है वो 12 बताई गई है कि 12 से कम नहीं होनी चाहिए, निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया था जो आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। इसके द्वारा भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसके अंदर भी अमेंडमेंट की गई थी तथा 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित माना जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10वीं अनुसूची के तहत जो व्यक्ति निर्धारित होगा वह मंत्री पद के लिए भी निर्धारित ही होगा, वह अर्हित एलिजिबल नहीं माना जाएगा मंत्री पद के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% पर सीमित कर दी गई है। ऑप्शन ए 91st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 92nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 90 अमेंडमेंट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये निर्धारित की गई थी 15% संख्या। आप सभी को पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यह स्टेट की अलग होती है और सेंटर की अलग होती है और स्टेट के लिए अलग होती है। तो जो आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि केंद्र के लिए जो निर्धारित किया गया था उसमें बोला था कि लोकसभा की जितनी भी सदस्य संख्या है उसका कम से कम 15% ही मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। और स्टेट के लिए भी यही बोला था कि स्टेट की जो विधानसभा होती है उनका 15% ही स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी दोनों के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रक्चर है वह 15% निर्धारित किया गया था और इनकी जो मिनिमम संख्या बताई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो 12 बताई गई है। मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और मिनिमम 12 सदस्य से कम मेंबर नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा 15% संख्या निर्धारित की गई थी काउंसिल ऑफ
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा केंद्र की जो मंत्रिमंडल होती है उसके स्ट्रक्चर को लिमिटेड किया गया है। ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 91। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में लाया गया था, इसके द्वारा जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसके आकार को सीमित किया गया था। यहाँ पर बोला गया था कि लोकसभा का 15% ही मंत्रिमंडल के सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा जो ओबीसी होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है, उनके एजुकेशन के लिए, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए 27% रिजर्वेशन किया गया था। ऑप्शन ए 92nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 93rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 94th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 96th अमेंडमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 93rd अमेंडमेंट जो कि 2005 में किया गया था, इसके द्वारा जो ओबीसी वर्ग के लोग थे, इन्हें शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन दिया गया था एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 में किया गया था, इसके द्वारा ओबीसी वर्ग को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए 27% रिजर्वेशन दिया गया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ही आर्टिकल 15 में एक और सब क्लोज जोड़ा गया था, आर्टिकल 15 क्लोज 5। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 15 हो या फिर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी हो, इनकी कोई भी बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, जहां तक कि ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत आपके निजी इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, चाहे वह राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करते हों या फिर बिना सहायता प्राप्त करते हों। विधि के द्वारा कोई भी विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि आर्टिकल 93 के द्वारा जो ओबीसी वर्ग हैं, इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंट्री के लिए 27% रिजर्वेशन दिया गया था, और कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर वह राज्य से सहायता प्राप्त करता है तब भी और राज्य से सहायता प्राप्त नहीं करता तब भी, उन्हें ओबीसी वर्ग को वह एंट्री के लिए नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन दिया गया है। आर्टिकल 30 क्लोज 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं से भिन्न, ये जो आपके आर्टिकल 31 सब क्लोज में बोला गया है कि कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, उसको इस क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा का सरोकार किस विषय से है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो 2012 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, वह किससे रिलेटेड है, किस लिए लाया गया था। ऑप्शन ए 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना। ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन करना। ऑप्शन सी आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर प्रयास करना। ऑप्शन डी भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उनके गठन का कार्य संचालन करने के लिए 2012 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन करने के लिए। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 को जो अधिसूचित किया गया था, यानी कि जो एक्ट है ये विधेयक 2011 में लाया गया था और ये एक्ट बना था 2012 में। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जो आपकी कोऑपरेटिव जो कमेटियां होती हैं, समितियां होती हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में आर्टिकल 43 क्लोज ए और बाद में आर्टिकल 43 क्लोज बी सहकारी समितियों का संवर्धन, और भाग 9(1)
कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 9th A में और भाग 9th B आर्टिकल 243 ZH और से लेकर और आर्टिकल 243 ZT तक ये सब जोड़े गए थे, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन करना, गठन करना और कार्य संचालन करना, ये सभी प्रावधान सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अमेंडमेंट के थ्रू भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू भारतीय संविधान में बहुत ही सारे अमेंडमेंट किए गए थे। ऑप्शन बी 73 संशोधन अधिनियम 1993। तो जो ये आपका 73 संशोधन हुआ था, इसमें जो पंचायती राज है उसे ऐड किया गया था, पंचायती राज के लिए प्रावधान ऐड किए गए थे। आगे यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 2011 में आया था और ये लागू हुआ था 2012 से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या होती है वह कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार जो सहकारी समितियाँ होती हैं, इनके निदेशकों की संख्या मैक्सिमम 21 हो सकती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के बोर्ड में उतनी ही संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य की विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार जो सहकारी समितियां हैं, इनके बोर्ड में उतनी ही संख्या के निदेशक होंगे जितने कि उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर उपबंधित किए गए हों। लेकिन सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? आपको बताना है कि कौन से भारतीय संशोधन के द्वारा GST लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012, ऑप्शन बी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, ऑप्शन सी 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 और ऑप्शन डी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा GST लागू किया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान इस अधिनियम के जो अलग अलग प्रावधान थे और भी उन्हें सितंबर 2016 में प्रभावी किए गए थे तथा भारत में माल और सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट के एक साइड में आपको अधिनियम एक्ट्स दिए गए हैं और दूसरी साइड में आपको अमेंडमेंट दिए गए हैं कि किस आर्टिकल के अंदर कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। और ए में बोला गया है कि संविधान का 94th अमेंडमेंट जो कि 2006 में हुआ था, उसके द्वारा आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी में बोला है कि 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2009 में हुआ था, उसके द्वारा आर्टिकल 334 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। आगे दिया गया है कि 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में हुआ था, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर संशोधन किया गया था। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी में बोला है कि 103rd
अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में किया गया है, उसके द्वारा आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर जो आपको मैच दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे मैच बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें सारे के सारे सही मैच दिए गए हैं। आगे यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में भी वही बताया गया है कि कौन सा एक्ट किसके साथ मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया था? आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर थी उसे लिमिटेड कर दिया था। ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस और ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ केस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस था उसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो लिमिटेड है, उसे लिमिट कर दिया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएं लगा दी थी। फिर इसी निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए 24वां अमेंडमेंट लाया गया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 52, केशवानंद भारती केस का महत्व किस लिए है? आपको बताना है कि भारत के अंदर जो केशवानंद भारती केस आया था उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? ऑप्शन ए, उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया था। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल विशेषताओं यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट इसी केस के अंदर दिया था। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसने यह डिसीजन लिया था केशवानंद भारती केस के दौरान कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन इससे बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान है, कॉन्सेप्ट है वह केशवानंद भारती केस के दौरान ही दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में ये केस आया था। ये एक ऐतिहासिक केस है। संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जो आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसे चुनौती दी गई थी 1973 के अंदर। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आर्टिकल 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है उसकी समीक्षा की थी। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स और के साथ संविधान के विभिन्न उपबंधों में अमेंडमेंट करने की पूरी पावर थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और प्रोविजन में अमेंड कर सकती है, लेकिन वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो मूल तत्व या फिर आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते गए उनका निर्णय इसी के आधार पर होता गया। जिस समय केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य आया था 1973 में, इसके बाद से जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए उन सभी केसेस में इस केस का रेफरेंस दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया था? किस केस के अंदर स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन बी, सज्जन सिंह केस 1965, ऑप्शन सी, शंकरी प्रसाद केस 1951 और ऑप्शन डी, केशवानंद भारती केस 1973। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कौन कर सकता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करने की पावर किसको है? ऑप्शन ए, लोकसभा को, ऑप्शन बी, राज्यसभा को, ऑप्शन सी, संसद को और ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। संसद को, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और प्रोविज़न के अंदर भी अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन जो पार्लियामेंट है वह बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करे, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान की जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य होते हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बोला गया है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ लक्षण ऐसे दिए गए हैं कि उनको निराकरण या फिर उनके अंदर कोई कमी नहीं लाई जा सकती। तो ये ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है ये ही इसी क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, मूल अधिकारों को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही उनको छीना जा सकता है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कम भी किया जा सकता है और आर्टिकल 21 को छोड़कर आपके जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें छीना भी जा सकता है। ऑप्शन सी, संविधान का संशोधन केवल आर्टिकल 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपकी उद्देशिका है, प्रियम्बल है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है और वह संविधान का भाग भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनका निराकरण किया ही नहीं जा सकता, यही अर्थ है आधारभूत संरचना के सिद्धांत का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो समाप्त किया जा सकता है ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस के अंदर 1973 में अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के कुछ आधारिक या फिर मूलभूत लक्षण होते हैं जिनका किसी भी स्थिति के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान का कौन सा संशोधन ये प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो कि आर्टिकल 39 क्लोज बी और क्लोज सी के अंदर दिए गए हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड करता है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन है जिसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि कोई ऐसा कानून है जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सीमित करता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो उन्हें नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है जो कि आर्टिकल 39 बी में और सी में दिए गए हैं। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 25 और ऑप्शन बी 28। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि अगर डीपीएसपी को लागू करना है, डीपीएसपी के किसी प्रोविज़न को लागू करना है जो कि आर्टिकल 14 और 19 में दिए गए अधिकारों को लिमिट करता है, तो ऐसे में कोई भी जो कानून बनाया गया है उसे निरस्त नहीं किया जाएगा सिर्फ इस आधार पर कि वह कुछ फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 25। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान का 25वां संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में जोड़े गए आर्टिकल 31C के तहत ये प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं हो जाएगा कि वह आर्टिकल 14, 19 या फिर आर्टिकल 31 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया है वह इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें कम करता है, उन्हें सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है
कि जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 के द्वारा, इसके द्वारा राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं, जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सभी को प्राथमिकता दी जाती है आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड में बोला है कि मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था, इसके निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी कि केवल आर्टिकल 39B और 39C में उल्लिखित राज्य नीति निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है वह संवैधानिक है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपका 1980 के अंदर मिनर्वा मिल्स केस आया था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि जो DPSP के अंदर आर्टिकल 39 क्लोज बी और क्लोज सी दिए गए हैं, वह उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर, और ये जो प्रावधान है ये संवैधानिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आर्टिकल 31 क्लोज सी का विस्तार कर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता और सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया था। उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में है। हालांकि इस विस्तार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को आर्टिकल 39 क्लोज बी और क्लोज सी में बताए गए निदेशक तत्वों की अधीनस्थ माना गया था। आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में निरसित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला था कि 1980 के अंदर जो मिनर्वा मिल्स केस आया था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर आर्टिकल 39 क्लोज बी और क्लोज बी और क्लोज सी जो है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, सिक्किम एक नया राज्य बना। आपको बताना है कि सिक्किम राज्य जो कि एक नया राज्य बना था वह किस संशोधन के द्वारा बना था। ऑप्शन ए 30वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 34वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 35वें के द्वारा और ऑप्शन डी 36वें के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। आर्टिकल 371 क्लोज एफ के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध भी किए गए थे। तो जो आपको 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दिया गया है, इसके द्वारा जो सिक्किम राज्य है उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया था सिक्किम को 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम राज्य के संबंध में सही हैं। फर्स्ट, 1975 में 1975 में यह भारत का अभिन्न बन गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी माना जाता है, ये भी आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, इसके मुख्य जो निवासी थे वह लेप्चा लोग थे, इनके जो मुख्य निवासी थे वह कौन थे, लेप्चा। तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट दी हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को फुल फ्लेज्ड राज्य का दर्जा दे दिया गया था और यह भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो कि जैव विविधता से परिपूर्ण है। वहाँ पर अलग अलग टाइप की बहुत सी जैव पाए जाते हैं, इसलिए वह जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी जो होते हैं वह लेप्चा हैं, भूटिया हैं और नेपाली लोग हैं। तो ये तीन जनजातियाँ ऐसी हैं जो सिक्किम के अंदर पाई जाती हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था भारत के अंदर।
ऑप्शन ए 53rd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 54th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 55th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 52nd अमेंडमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 53rd अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम को भारत का राज्य होने का दर्जा दिया गया था। 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आर्टिकल 371 क्लोज डी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में कुछ विशेष उपबंध भी किए गए थे। फिर 20 फरवरी 1987 से मिजोरम को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 संविधान का 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक्ट की बात नहीं की गई है, ये बिल की बात की गई है। तो 98वें विधेयक की बात यहाँ पर की गई है कि ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए सेवा करके विनियोजन और उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना, ऑप्शन सी जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करना, ऑप्शन डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो आपका 98th अमेंडमेंट बिल था यह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है, NJC से संबंधित है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान का 98th संशोधन बिल सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट और जो हाई कोर्ट हैं इनके जजों के ट्रांसफ़र से इनकी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन जो कानून मंत्री थे अरुण जेटली इनके द्वारा लाया गया था। 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था अरुण जेटली के द्वारा। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेशनल जुडिशियल काउंसिल की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए थे। फिर 2004 के अंदर मई 2004 में 13वीं लोकसभा भंग हो गई थी, जिसके कारण जो ये बिल था यह लोकसभा में ही भंग हो गया था, व्यपगत हो गया था। यह जो बिल है यह कानून नहीं बन पाया था। क्वेश्चन नंबर 62 भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका था। आपको बताना है कि भारत के अंदर 2013 तक कितने अमेंडमेंट हो चुके थे। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 88 और ऑप्शन डी 98। तो यहाँ पर तो आपको कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि 2013 तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इस ईयर के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 2013 तक भारत के अंदर 98th अमेंडमेंट हो चुके थे। और जो अब 2021 की अगर बात करें, 2021 तक भारत के अंदर 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इस ईयर के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 98th अमेंडमेंट हो चुके थे 2013 तक। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में मई 2013 तक 98th अमेंडमेंट हो चुके थे, जबकि अब तक 25 मार्च 2021 तक भारतीय संविधान में 104 अमेंडमेंट संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है। अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।